गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा आज का ये क्लास है हमारा 30 नंबर का है ना। इससे पहले हमने 29 क्लास और कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है उसके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले है कोई भी व्यक्ति शरीर के रूप रंग आकार है ना, रुचि अभिरुचि अभिक्षमता में एक जैसे नहीं होती है, अर्थात उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि संसार में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा दो व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई विभिन्नता न पाई जाती हो। यानी कि ऐसा है ना, अगर 10 गुण समान है तो अवश्य ही 11वां गुण जो है वह क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। ये कहने का मतलब है ना, मतलब कि संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो पूरी तरीके से समान हो सके, यानी कि 100% दोनों ही सेम हो सके, तो ऐसा नहीं है ना। चलिए यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि संसार का कोई भी दो प्राणी समान नहीं हो सकता। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1869 में दिया है। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है ना, उसको किसने दिया है ये पूछ लेगा तो हम जानते रहेंगे फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब दिया हुआ है तो 1869 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारे फ्रांसिस गाल्टन है, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है हेरिडिटी जीनियस। ठीक है, इसी हेरिडिटी जीनियस में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया है ना। इसीलिए यानी कि इन जो फ्रांसिस गाल्टन है ना, उन्होंने एक अवधारणा दी और इसकी पूरी तरीके से व्याख्या की हुई है इस बुक में। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का फादर कहा जाता है। यानी कि अगर पूछ लेगा जनक कौन है तो जनक है हमारे फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने कब व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है ना, उसको कब दिया है तो 1869 में। इनकी एक बुक है जो कि बहुत प्रचलित है ना, हेरिडिटी जीनियस नाम की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में हमें कैसी कैसी भिन्नताएं देखने को मिल सकती है। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, या तो हमें मात्रात्मक रूप से उसमें भिन्न दिखेंगे, यानी कि कोई भी दो प्राणी है तो दो प्राणी में एक तो मात्रात्मक रूप से भिन्न दिखेंगे, हो सकते हैं, या यहाँ पर नहीं है तो वो संख्यात्मक रूप से हो सकते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में वो क्या होंगे, अवश्य ही गुण जो है वह भिन्न दिखाई देंगे, है ना, तभी इसे कहा गया व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक या संख्यात्मक विभेद करने की विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि मनोविज्ञान की जो शाखा है उसमें व्यक्ति या कोई भी प्राणी है ना, उसमें किस रूप में हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देख रहे हैं तो मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप से। इसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक अल्फ्रेड एडलर को जाता है। यानी कि देखिए व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक, यानी कि व्यक्तिगत के नाम से एक मनोविज्ञान शाखा है, उसके जनक कौन है तो अल्फ्रेड एडलर है। जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है तो फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक अगर पूछेगा तो अल्फ्रेड एडलर लगाना है, यानी कि एडलर लगाना है। ठीक है, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता कहेगा तो हम क्या लगाएंगे, फ्रांसिस गाल्टन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, स्किनर का। देखिए स्किनर क्या कह रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या फिर पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। क्या कहा है स्किनर ने, मापन किए जाने वाले प्रत्येक पहलू या पक्ष के बारे में, है ना, प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या होता है, अंश होता है। कौन,
पहलू और उसका पक्ष, है ना, यानी कि किसी न किसी पक्ष में वो क्या होगा, व्यक्ति जो है वह भिन्न दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दूसरा है टायलर के अनुसार। देखिए टायलर किस प्रकार से परिभाषित करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को, तो शरीर के रूप, रंग, आकार एवं उपलब्धि, यानी कि शरीर के बारे में कौन बता रहे हैं, तो हमारे टायलर बता रहे हैं ना। शरीर के रूप, रंग, आकार एवं उपलब्धि में भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि टायलर ने किसको टारगेट किया हुआ है, तो शरीर के रूप, रंग और आकार को, है ना। अगला देखेंगे, तीसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। देखिए जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक, मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि व्यक्तियों का एक समूह बना दिया, कौन, जेम्स ड्रेवर ने, है ना। तो व्यक्तियों के समूह में अगर कोई व्यक्ति जो है वह अपने गुणों को धारण किया है, उससे यदि कोई और भिन्न गुण किसी व्यक्ति में दिख जाते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता या विभेद पाया जाता है। ये कहते हैं हमारे जेम्स ड्रेवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं, तो क्रो एंड क्रो शारीरिक क्रिया में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि क्रो एंड क्रो क्या कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है वह सफलता प्राप्त करता है, कैसी सफलता, शारीरिक क्रियाओं में, है ना, तो उनकी योग्यताओं में यदि, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति रखे गए हैं, अगर शारीरिक क्रिया में कोई व्यक्ति जो है वह अधिक या फिर कोई व्यक्ति जो है वह कम करता है तो उन व्यक्तियों में क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता को हम देखते हैं। ये कहते हैं हमारे क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो शारीरिक क्रिया के आधार पर इन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत विभिन्नता को बताया है। ठीक है, तो हमने 4 परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, चारों परिभाषा जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वह किन किन क्षेत्रों में हो सकती है। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का जो क्षेत्र है ना, तो सबसे पहले है शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से यदि हम व्यक्तिगत देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता देखें, तो मान लो कि कोई दो बालक है आपके समक्ष में, है ना। एक बालक गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है तो कोई छोटा हो सकता है या पतला हो सकता है ना, मोटा पतला हो सकता है। तो इस प्रकार के, यानी कि शरीर के आधार पर भी हम उसके व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मानसिक रूप से भी देख सकते हैं। अब मानसिक रूप से कैसे देख सकते हैं, अब दो बालक है, या तो कोई सामान्य हो सकता है या कोई सामान्य से उच्च हो सकता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्नताएं वो मानसिक रूप से भी हो सकती है। जैसे कि सामान्य बालक जो है वह 50% होते हैं, यानी कि अगर दुनिया में देखा जाए, है ना, तो 50% ऐसे बालक मिल जाएंगे या व्यक्ति मिल जाएंगे जिसकी जो क्या होंगे, सामान्य रूप में उनकी मानसिक योग्यताएं होती है। कुछ बच्चों में सामान्य से निम्न होती है जो कि 16% है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यानी कि 16% बच्चे ऐसे या 16% व्यक्ति ऐसे हैं जो सामान्य से अधिक है। कुछ 7% जो है वह प्रखर है और 7% जो है वह मंद भी है। 2% जड़ जो मूर्ख में आते हैं और 2% ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। यानी कि ये सभी क्या बता रहा है, हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह समान नहीं है। अगर देखिए हम इन 50% को ले लेते हैं, है ना, तो 50% IQ वाले बराबर तो हैं, लेकिन कोई गोरा भी हो सकता है, कोई काला हो सकता है। तो इस प्रकार से हम उसमें व्यक्तिगत विभेद कर सकते हैं, है ना। यानी कि किसी न किसी एक पक्ष में उसको क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, या तो शारीरिक पक्ष में या मानसिक पक्ष में या फिर अभी और पढ़ने वाले हैं उन पक्षों में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा व्यक्तित्व। देखिए व्यक्तित्व पक्ष क्या है, तो कोई व्यक्ति जो है वह अंतर्मुखी हो सकता है, कोई बहिर्मुखी हो सकता है, तो कोई उभयमुखी हो सकता है। यानी कि अंतर्मुखी जो अपने से ही खोया हुआ है, यानी कि अपने में ही खोया रहता है ना। बहिर्मुखी जो कि ज्यादातर दूसरों से बात करना पसंद करते हैं। उभयमुखी ये अपने में भी खोए रहते हैं और दूसरों से भी बात करते हैं, यानी कि ये सामान्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसमें विभेद कर सकते हैं।
चौथा है चरित्र के आधार पर, कोई नैतिक व्यवहार करता हो, कोई अनैतिक व्यवहार करता हो, यानी कि कोई गलत काम भी करता हो और कोई सही काम करता हो, यानी कि दो ऐसे बालक ले रहे हैं जो कि जुड़वा है, मान के चलो, है ना। अब एक बालक जो है वह चोरी कर रहा है और एक बालक जो है वह पुलिस बना हुआ है ना, यानी कि एक नैतिक कार्य में लब्ध है और एक जो है वह अनैतिक कार्य में लब्ध है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, इन दोनों में विभिन्नताएं हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, तो पांचवा है धार्मिक आधार पर। अब देखिए, कोई धर्म को मानने वाला हो सकता है ना, कोई न मानने वाला भी हो सकता है, यानी कि आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, तो कोई सिख हो सकता है ना। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर हिंदू हिंदू है ना, तो एक नास्तिक हिंदू हो सकता है, एक तो अनास्तिक हिंदू हो सकता है ना, यानी कि कोई भगवान में कम विश्वास करता हो, कोई ज्यादा विश्वास करता हो, यानी कि हम उसके धार्मिक पक्ष को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें विभिन्नता देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रुचि के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि किसी को है ना रसगुल्ले पसंद है तो किसी को लड्डू पसंद होता है ना, यानी कि दो एक जैसे बालक ऐसे ले आए जो दिखने में तो बहुत समान है ना, लेकिन उनके सभी पक्ष समान दिखे, लेकिन रुचि में उन दोनों में अलग अलग दिख गया। कैसे, तो एक का फेवरेट मिल गया हमें लड्डू और एक का फेवरेट मिल गया हमें क्या, रसगुल्ले, या फिर एक जो है वह रसगुल्ले खाना पसंद नहीं कर रहा है और एक जो है वह लड्डू खाना पसंद नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, उसमें रुचि के आधार पर हम उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। ठीक है, आयु के आधार पर, अब देखिए दो ऐसे बालक ले आए जो कि सभी पक्ष में तो समान है, लेकिन उनकी आयु जो है वह 1 दिन 2 दिन या फिर 10 दिन या फिर साल भर, है ना, इस प्रकार से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। आठवां है आर्थिक स्थिति के आधार पर। अब दो एक जैसे दिखने वाले बालक, या तो कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, यानी कि आर्थिक रूप से भी क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वैचारिक रूप से, है ना, वैचारिक कहने का मतलब है कि व्यवहारिक रूप से, कोई व्यवहार में अति कुशल हो सकता है, कोई कुशल ना हो, है ना। और 10वां है संवेगात्मक रूप से, है ना। देखिए दो एक जैसे बालक दिख रहे हैं, कभी कभी हमने देखा है जुड़वा बच्चे ही, है ना, कि एक जुड़वा बच्चा जो है वह सामान्य बुद्धि से अधिक तेज रहता है और एक जो है वह थोड़ा कमजोर दिखता है ना, या कमजोर मानसिक योग्यता का रहता है या फिर संवेगात्मक योग्यता का रहता है। तो इस प्रकार से उसके संवेगों में भी हम क्या कर सकते हैं, अंतर को देखकर बता सकते हैं कि ये बच्चे जो है वह भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 ऐसे पॉइंट देखे हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रकार के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। चलिए तो देखिए रूप या प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अंतः व्यक्ति विभिन्नता। अंतः व्यक्ति विभिन्नता कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति में, यानी कि मान के चलो कि किसी एक व्यक्ति का आप परीक्षण कर रहे हैं और उसमें स्वयं में ही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। वाह, मतलब कि एक व्यक्ति खुद है और खुद में ही वो क्या बता रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को बता रहा है ना। दूसरा क्या हो सकता है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ पर दो व्यक्ति हो सकते हैं, दोनों में से क्या हो सकती है, विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अब देखिए एक व्यक्ति में हम व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे देखते हैं, कि एक व्यक्ति है ना, तो इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता में हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं। कैसी विशेषताओं को, है ना, कि यह जो है वह बहुत सारी विशेषताओं को लिए रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, उसकी अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया। ठीक है, अब दो व्यक्तियों में अंतः विभिन्नता क्या देख सकते हैं, तो दोनों की रुचि अलग हो सकते हैं, जो कि हमने ऊपर में जो 10 पॉइंट देखे वो इन दोनों के आधार पर था, है ना, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर था। और अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता क्या हो सकता है, ये खुद में ही क्या है, विभिन्नता को लिए हुए, यानी कि बहुत सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत है, इसलिए इसमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं है। ठीक है, चलिए अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या है, किस कारण से हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हैं, यानी कि किस कारण से व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकता है ना। तो सबसे पहले है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हैं। वातावरण के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता आ सकती है ना। अगर दो एक जैसे बालक दिख रहे हैं
और दोनों में क्या आ गई, व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर हो सकता है ना। कोई अमेरिका और इंडिया दोनों में से दो बच्चे ऐसे हैं जो सेम तो दिखते हैं, लेकिन नेशनलिटी उसकी अलग है ना। एक अमेरिका में रहता है और एक इंडिया में रहता है। बुद्धि और आयु के आधार पर, परिपक्वता, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के ये कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के हम अध्ययन की किन किन विधियों को देखते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को हम देख सकते हैं, है ना। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को किसी व्यक्ति में अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बुद्धि का परीक्षण करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। बुद्धि लब्धि परीक्षण करना होगा, है ना। संवेग परीक्षण करना होगा, अभिक्षमता परीक्षण करना होगा, अभिरुचि परीक्षण करना होगा, यानी कि उनकी रुचियों में परीक्षण करना होगा, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन परीक्षणों के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो भी उनकी विशेषताएं हैं लिए हुए हैं, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आज का क्लास। ठीक है, चलिए देखिए, इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, है ना, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण विधियों को पढ़ने वाले हैं। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बहुत सारी शिक्षण विधियां बनाई गई है। उन सभी शिक्षण विधियों को हम एक ही मतलब कि एक साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हिंदी के भी शिक्षण विधियां हैं, गणित के भी शिक्षण विधियां हैं, तो यानी कि जो जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उसको हम इसी क्रमवार क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कल पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति को।